अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। हुकूमत ने 27वीं तरमीम लाने का ऐलान कर दिया। बिलावल शहबाज शरीफ मुलाकात में बड़े फैसले। बानी पीटीआई का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेगा। राना सनाउल्लाह ने बड़ा बयान दे दिया। मौलाना को मनाने की कोशिशें फिर शुरू। नई तरमीम में क्या है और हुकूमत आखिर किन मकासद के लिए ये तरमीम लाना चाहती है। इसके अलावा नए चीफ जस्टिस के खिलाफ बयानबाजी बंद। 26वीं तरमीम के बाद पीटीआई ढीली पड़ गई। जुडिशल कमीशन में अपने मेंबरान देने का अंदिया। दूसरी जानिब पार्टी टूट फूट का शिकार। आपस में लड़ाई छिड़ गई। फैसल चौधरी को पार्टी से निकालने पर फड्डा पड़ गया। बानी की सुलह की कोशिशें। पीटीआई वफाक से पीछे हट गई और पेशावर में पावर शो का ऐलान कर दिया। इसके अलावा हम बात करेंगे लाखों रुपए खर्च करके सुहाने सपने सजाए बरतानिया पहुंचने वाले वर्क परमिट होल्डर्स। तालिब इल्म रुल गए। मुलाजमतों में इस्तेहसाल। रिहाइश रोटी के लिए दर बदर धक्के खाने पर मजबूर। बरतानिया में ये लोग मुश्किलात का शिकार आखिर क्यों हैं। मेंबर पार्लियामेंट यूके मोहम्मद यासीन से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे इस बात पर। आखिर में नए चीफ जस्टिस याया आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में आज फुल कोर्ट इजलास। सीनियर जज मंसूर अली शाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की इजलास में ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस के पहले दिन की रोदात भी बयान करेंगे। हमारे साथ इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी काशिफ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। काशिफ साहब, 27वीं तरमीम के लिए हलचल जो है वो तो शुरू हो चुकी है। अब दो चीज़ें जो हैं वो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि ऐसा क्या रह गया था 26वीं तरमीम में जो 27वीं तरमीम इतनी जल्दी लाने की कोशिश की, इतना लिमिटेड अमेंडमेंट्स उसमें की गई कि फ़ौरन जो है वो 27वीं तरमीम पर बात आ गई। और दूसरा ये कि मौलाना का जो है वो क्या रोल होगा। वो पहले भी बयानबाजी तो करते रहे लेकिन फिर हुकूमत के साथ हो गए और अब अगर वो रिजर्वेशंस जिस पे जो उनकी थी अगर उनको शामिल करने की कोशिश की गई 27वीं तरमीम में तो क्या मौलाना हुकूमत का साथ देंगे। उन्होंने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, सुना ही होगा कि उन्होंने बयान दे दिया था कि तुम्हारा तो बाप भी जो है वो ये नहीं करा सकेगा। आपका क्या स्टांस है इसमें? देखिए, अगर रह तो इस तरह का आपने पहला मुसद्दा तो देखा होगा, क्या कुछ नहीं रह गया इसमें से। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या हुकूमत ये करवाना चाहती है। देखिए, पहले तो ये फैसला कर लें कि 26वीं तरमीम इतनी जल्दी में इसलिए की गई ताकि वो सब काम डालने के अदालत कम से कम उसके रास्ते में रुकावट ना बने। अब एक दफा आपने अदालत का रास्ता बंद कर दिया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुन सकेगा कोई आईनी मामला। तो अब जिस किस्म की भी तरमीम की जाएगी वो जाएगी उसी बेंच के सामने जिसको अपॉइंट जुडिशल कमीशन करेगा। तो इसलिए पहली तरमीम ज्यादा इसलिए उसमें कोशिश ये की गई कि कंसेंसस बिल्ड किया जाए ताकि उसके खिलाफ या वकला की मूवमेंट न शुरू हो या सियासी जमातें उसके खिलाफ ना हो। उसके बाद याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के बाद आपने देखा कि झाग की तरह सब कुछ बैठ गया है। इवन तहरीक इंसाफ भी कोई एहतजाज करने के मूड में नहीं है। तो इस वजह से पहला काम तो कर लिया गया कि 26वीं तरमीम ने किसी भी अदालती उसको या इसको जो भी कहें आपकी अदालत उसका नोटिस ले लेती है, अदालत उसको स्ट्राइक डाउन कर देती, उसका रास्ता रोक दिया कि अब जो भी तरमीम की जाएगी 27वीं तरमीम की सूरत में वो उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। अब इसमें रह के गया, मैंने बड़ी बात हुई मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से। अक्सरियत का ख्याल है कि अभी तौर पर कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन क्या राना साहब की बात को सीरियस लेना है? क्या मुस्लिम लीग नून को ये पीछे से पुश किया गया या चाबी दी गई कि मिलिट्री कोर्ट्स में जाना पड़ेगा तो अब जल्दी जल्दी एक और आईनी तरमीम करें? ये भी मुमकिन है। लेकिन बहुत से दोस्तों का ख्याल है कि एनएफसी को जो कि आईएमएफ के साथ डील हुई है उसको रिविजिट करने की जरूरत है, उसको दोबारा उसके ऊपर कानून साजी करनी पड़ेगी। 140 से एमक्यूएम को थोड़ा सा ये प्रॉमिसेस किए गए थे कि बलदियाती इलेक्शंस जो होंगे उसके लिए उनकी तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको देखना चाहते हैं। ये कुछ गलतियां, एक बहुत बड़ी चीज ये कि कुछ गलतियां हो गई 26वीं तरमीम में जिसको बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है। उन गलतियों को भी तो ठीक करना है, तो उसके लिए भी आईनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। तो ये मामला ज्यादा इन चीजों के घूमता है। मेरा ख्याल है फिलहाल कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मेरे सामने नहीं आया जिसको देखकर कहा जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाने हैं या हाई कोर्ट्स को टेम करना, उनको अपने किसी तलवार के नीचे रखना है। मुझे ऐसा कुछ अभी तक नजर नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन है कि जब एक दफा तरमीम की तरफ जाएंगे फिर उस टाइम बहुत कुछ हो तो उसमें फिर बहुत सारी ख्वाहिशात जो
जो ख्वाहिशात रह गई हैं बाकी उनको पूरी करने की कोशिश जरूर हो। तो काशिफ साहब, फिर जो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था, मौलाना इस वक्त हुकूमत का साथ देंगे? बयानबाजी एक दफा फिर वापस शुरू हो गई है उनकी कि अगर कोई ऐसी रिजर्वेशन जो उनकी थी पहले, अगर उनको वापस लाने की कोशिश की गई 27वीं तरमीम में, तो वो ये नहीं होने देंगे। देखिए, मौलाना का तो पहले भी बड़ी एक एब्सोल्यूट पोजीशन उन्होंने ली थी जब उन्होंने कहा कि ये असेंबली एक जाली असेंबली है, इसके पास मैंडेट नहीं है, फॉर्म 47 की असेंबली है, इसके पास इख्तियार ही नहीं है आईनी तरमीम करने का। वहां से वो वापस आए, बातचीत की, मेरा ख्याल है काफी हद तक उन्होंने जो मुसवदा था उसको बेहतर बनाया। क्रेडिट है मौलाना साहब का, उसमें इंसानी हकूक के हवाले से हो या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से या दूसरे जो मामला जिस पर पीपल्स पार्टी ने अपनी मजबूरी का इजहार किया था कि हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, मौलाना ने पोजीशन लेकर उन सारों को काफी वाटर डाउन कराया, उसको बेहतर कराया मुसवदे को। लेकिन मौलाना की सियासत देखें आप, उनको सियासत भी समझ नहीं पड़े। मौलाना साहब हमेशा से हुकूमत के करीब तर सियासत करते हैं। 2002 में भी तमाम तरह अपोजिशन के बावजूद वो लीडर की अपोजिशन रहे, लेकिन वो जिन हालात में रहे सब जानते हैं कि इन हालात में हुकूमत के साथ साथ रहे हैं, चाहे 2008 की हुकूमत हो, 2013 की। तो मौलाना साहब ज्यादा लड़ना नहीं चाहते एस्टैब्लिशमेंट से भी और हुकूमत से। तो मुझे लगता है ये धमकियां तो है ही, धमकियां हमने पहले भी सुनी कि आईनी तरमीम पास 26वीं भी पास नहीं होगी, वो भी पास हो गई। उसमें मौलाना का किरदार काफी बेहतर रहा है। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि उनकी वजह से बहुत सी चीजें जो होने जा रही थी वो नहीं, क्योंकि बंदे तो उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे और ये उस पेशबंदी थी उस चीज की कि अगर मौलाना तैयार ना हुए तो पीटीआई के वो लोग जिनको शोकॉस दिया गया है वो सारे उसी सूरत में उस सिनारियों के लिए तैयार किए गए थे, जिस तरह भी तैयार किए हो, बंदे उठाए गए हो, पैसे लिए उन्होंने, कि उठाए इसीलिए गए थे कि अगर मौलाना तैयार ना हो तो उस सूरत में भी नंबर पूरे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मौलाना साहब इस तरह की बातें करते रहेंगे। देखते हैं आखिरी मुसवदा जब आएगा तो मौलाना फैसला करेंगे कि वो उसके साथ चलना चाहते हैं या नहीं। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आप भी हमारे साथ, हम सारे इकट्ठे थे जब मौलाना साहब की मुलाकात हुई थी, इसी महीने मेरा ख्याल स्टार्ट में शायद बाद में हुई थी। तो मौलाना साहब दो बड़ी चीज़ों पे राज़ी थे, जो बड़ी वो दो चीज़ें इस वक्त तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, जिसका आप उनको क्रेडिट भी दे रहे हैं एक आध का, वो बड़ी अगर अहम चीज़ें थी जो मतलब फौजी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी, हुकूमत भी चाहती थी। एक एज लिमिट थी, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, बांग्लादेश में भी आपको याद होगा उन्होंने खुद कहा था कि बांग्लादेश में भी तो वहाँ 67 है तो एज बढ़ाने में कोई मसला नहीं है, वो राज़ी थे। दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स पे भी मौलाना साहब राज़ी थे, आप और मैं इकट्ठे बैठे उनको सुन रहे थे। तो मौलाना साहब तो राज़ी थे दोनों तरामीम पे, मेजर तरामीम थी। तो फिर ये दरमियान में क्या ऐसा हो गया कि इनको एक नए सिरे से एक नया मतलब कंट्रोवर्सी में जाना पड़ेगा? आपका जहन क्या कहता है कि मौलाना साहब जो तैयार थे कि फौजी कोर्ट भी हूँ और उम्र भी बढ़ा दी जाए, जिसके बाद काजी फैज़ ईसा साहब भी एडजस्ट हो रहे थे और शायद जनरल आसिम मुनीर साहब भी हो रहे थे, तो सर फिर क्या हुआ? वो तो राज़ी थे सर। मेरा ख्याल है कुछ चीजें बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त काजी फैज़ ईसा साहब। काजी साहब इतने कंट्रोवर्शियल हो गए कि बीच में किसी एक जगह जाके फैसला हुआ कि काजी साहब अब आने वाले चीफ जस्टिस नहीं। बल्कि काजी साहब ने खुद भी पैगाम एक दफा भिजवाया था, एक बड़ा सख्त सा जुमला उन्होंने अपने बारे में इस्तेमाल किया कि मुझे ना कंसिडर किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ भी ये सोच बड़ी अपने बारे में ये काशिफ बड़े मतलब काजी साहब ने खुद को अपने बारे में कोई ऐसी बात कह दी और उन्होंने हुकूमत को मैसेज भेजा कि मैं इंटरेस्टेड पैगाम भेजा जी। उन्होंने कहा कि मैं मेरी अपनी तबीयत के बारे में कहा कि देखें जी मैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया हूँ, इसलिए वो रफली इस किस्म की उन्होंने को बात की कि या पैगाम भेजा कि कंसिडर ना किया जाए। तो उसका ये कहा गया था जी ठीक है हम देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी ये कोशिश थी या ये कई सोच आई काजी साहब में। लेकिन ज्यादा सोच दूसरी तरफ आई कि काजी साहब इतने कंट्रोवर्शियल हो गए कि अगर काजी साहब को जबरदस्ती रखा गया, उनकी उम्र में इजाफा किया गया, जैसे आपने कहा मौलाना साहब तैयार थे 67 साल, हमें बताया गया कि उम्र है। मैंने नहीं कहा, आप भी सुन रहे थे, आप ये सारा मेरे पे बोझ न डालें, आप मेरे साथ आपने भी सुना था। हाँ मैंने कहने का मतलब है जैसे आपने मुझे याद कराया। ओके ये काजी साहब ठीक है, मौलाना साहब ने कहा अब ठीक है, अब ठीक है। आपको याद होगा रऊफ साहब, आप मेरे प्रोग्राम और मैं आपके प्रोग्राम में आया उस मीटिंग के बाद और हम दोनों का ख्याल था कि मौलाना तरमीम के लिए तैयार है। Absolutely. और वो तमाम चीजें जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिसमें आपने मिलिट्री कोर्ट का कहा, उनका ये भी ख्याल था कि एक सनसेट क्लॉज के साथ मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जाते हैं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए कर दें आप। और उन्हें ये भी पता नहीं था कि पहले भी मिलिट्री कोर्ट जो थे एक सनसेट क्लॉज के साथ इस आइन का हिस्सा रह चुके। उन्होंने कहा तारीख में पहली दफा होगा, तो उनको बताया गया नहीं सर लास्ट टाइम भी जब मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, पिलियंस में उनका ट्रायल होना था
सिविलियन का ट्रायल उसमें होना था, वो भी सनसेट क्लॉज के साथ था। तो मौलाना साहब को इस बात का इल्म नहीं था। सो मौलाना तैयार थे, आपकी बात ठीक है, लेकिन समवेयर मुझे लगता है कि कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी स्पीच के तरफ, चंद चीजों को जाने दिया गया। ये देखा आपने देखा, हो सकता है ये भी खौफ हो कि कोई लॉयर्स मूव बनना शुरू हो जाए, या बहुत से लोग, बहुत सी लॉयर्स जो बार थी उस चीज के खिलाफ थी। अब याही अफरीदी साहब के आने के बाद बहुत सी बार ठंडी पड़ गई। ये भी उन सोच होगी, मुझे यकीन है कि किसी न किसी लेवल पे ये सोच होगी कि कंट्रोवर्सी कम की जाए, एक दफा अदालत और वो चीज लीगली अचीव कर ली जाए। वैसे मैं पहले कह रहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए जिसके लोग हम लगाएं, वो हमारी मर्जी के जज हों, उसके बाद फिर ये चीजों में जाए, ताकि अगर ये चीजें उठे भी, इनका कोई नोटिस भी लिया जाए, तो उस नोटिस लेने में जज भी कोई ज्यादा सख्त ना बैठे हों जो एंटी गवर्नमेंट हो। तो इसलिए पहली फेज में 26वीं तरमीम की गई, वो रास्ता रोका गया। अब दुनिया गलियां मिर्जा यार फिरना चाहता है, तो काशिफ इस पे मैं नहीं समझता मिर्जा यार को इतना मौका मिलेगा कि वो गलियों में अकेला फिरता रहे, आवाज़ें लगाता रहे सर। क्योंकि आप देखें हुकूमत जो पैनिक में है, ये आप भी अपने प्रोग्राम में मैं देख रहा था, बड़ा खूबसूरत आपने थोड़ी देर पहले अपना प्रोग्राम आप कंडक्ट किया है उनके साथ, सलमान अकरम राजा साहब के साथ, मैं सुन रहा था उसको सारा। आपने उनको राना सनाउल्लाह साहब वाला भी स्टेटमेंट आपने सुनाया, जो राना साहब की, मैं उनकी लॉजिक से नहीं कन्विंस हुआ, जिस तरह के वो लॉजिक दे रहे थे कि आपके ये सीनाल्टी जो है ना वो इन 3 के बाद शुरू होनी चाहिए। मतलब ये कि हुकूमत जो है वो भी फंस गई है, उनकी जो असेसमेंट थी, रीडिंग थी, वो भी गलत निकली है। अब वो भी पैनिक मोड में आए हैं और 27वीं तरमीम की उन्होंने थ्रेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो उनकी कैलकुलेशन थी कि पहले 2 सीनियर जजेस नहीं आएंगे, उसके बाद अफरीदी साहब आएंगे, तो शायद हमारे लिए मामला उस तरह नहीं रहेंगे। अफरीदी साहब ने आके वो कहते ना कि उन्होंने मेज ही उलट दिए उन पर, उन्होंने उन्हीं को बिठा के दोबारा अपने उसमें लेकर आए हैं जो प्रोसीजर कमेटी एक्ट में है। तो उससे तो हुकूमत की असेसमेंट, रीडिंग्स, मनसूबे वो सारे नाकाम हुए सर। नहीं सर, लेकिन ये अगर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब आ गए हैं उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी में, तो क्या फर्क पड़ता है सर? बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ काशिफ भाई, सॉरी फॉर दैट। वो भाई सबसे ज्यादा मेन अभी पटिशनें लगने वाली, अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे आज ही सलमान अकरम राजा साहब ने आज तौहीन अदालत का केस डाल दिया है। उसके बाद उनका है इमरान खान साहब के केसेस हैं, पार्टी के केसेस हैं, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें PTI से रिलेटेड आनी है। उनके लोग जेलों में पड़े हुए हैं और फैसला तो मेजॉरिटी से होता है सर। ये प्रोसीजर एक्ट में आपको याद होगा कि वहाँ पर मुनीब साहब और जस्टिस मंसूर साहब वो मेजॉरिटी में है। अगर याया अफरीदी साहब को मतलब अगेन अगर उनके खिलाफ भी फैसला करते हैं तो भी तो वो दोनों उस मेजॉरिटी में हैं, वो तो चाहते हैं, वो तो उस 8 में वो शामिल थे जिन्होंने फैसला दिया था खवातीन की सीटें दें, वो तो इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे सर। तो फर्क तो पड़ेगा ब्रदर। हर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन किस बेंच पे जाएंगी? वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले बेंच में तो नहीं जाएंगी। एक स्पेशल कोर्ट, स्पेशल बेंच बनेगा जो अन्य मामला सुनेगा। वो 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच अब हुकूमत ने बनाना। तो अब ये जो कमेटी है, आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी सॉरी मैं आपसे समझने के लिए कह रहा हूँ, बड़ी अहम बात हो रही है आपकी। मतलब ये कि हुकूमत चाहे तो वो मतलब मेन जो टॉप के जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहबान हो, 2 उसके बाद 2 सीनियर हैं, वो 4थे 5वें जज से उठाकर वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बना सकती है। मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ, मतलब ये है तरमीम में? जी तरमीम में तो नहीं है ये, लेकिन हुकूमत का प्लान तो यही है। नहीं, प्लान और चीज है, लॉ इजाजत करता है, लॉ के तहत ही बनेगा ना। अगर लॉ ही नहीं है तो कैसे बना सकती है सर? कानून तो इसमें ये तो नहीं बताता कि कैसे बनाएंगे, लेकिन उनका ये है कि हुकूमत बना, एक जुडिशियल कमीशन बनाएगा। एक जुडिशियल कमीशन ने ये फैसला करना कि कौन से जज उस आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। उसमें ये नहीं कहता कि चीफ जस्टिस उसका हिस्सा होंगे या बाकी दोनों होंगे। काशिफ भाई, जो आपने वो राना सनाउल्लाह साहब की सुनाई थी ना वो क्लिप अपने प्रोग्राम में, तो मेरे शहजाद इकबाल साहब के शो में था जियो टीवी का, वहाँ से, तो उसमें तो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब भी बन सकते हैं, लेकिन उन्हें बनना नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद बना रहे हैं, लिहाजा नहीं बनना चाहिए। मतलब तो चीफ जस्टिस साहब खुद भी बन सकते हैं, उसमें कोई आर नहीं है सर। और वो कोई जुडिशियल कमीशन के पास ये पावर तो नहीं है कि वो चीफ जस्टिस कि वो बेंच का सरबराह भी लगाए। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, प्लीज करेक्ट मी सर। देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पूरा बेंच ही जुडिशियल कमीशन बनाएगा। अच्छा, उसमें ये पाबंदी बिल्कुल नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसका हिस्सा होना है। मेरा ख्याल ये है कि ये पाबंदी उसमें नहीं है। ओके। लेकिन कौन होगा ये तो फैसला ये तो सारी तरमीम में कह दिया ना जी कि जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा
जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आईनी बेंच के। काशिफ, ये तो फिर एक क्लैश की तरफ, मतलब चीफ जस्टिस साहब को इतने अच्छे जज हैं, उनकी बड़ी रेपुटेशन है, किसी एक बंदे ने भी उन पे एतराज़ नहीं किया, उनके कंडक्ट पे, इंटेग्रिटी पे, ऑनेस्टी पे, या उनके स्टाइल में। बल्कि मैं तो कहता हूँ इंग्लिश क्लासिक वो जज होते हैं ना, जैसे उसी तरह के आपको वो लगते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में पिछली दफ़ा मैंने ये कहा था कि अगेन इंग्लिश क्लासिक जज हैं जो बोलते नहीं हैं, अपने फैसलों से बोलते हैं। अगर उनको डिस्काउंट करके पार्लियामानी ये कमेटी जिसमें PTA भी बैठी है, ये बैठा के फैसला कर रहे हैं, तो फिर तो चीफ जस्टिस साहब के साथ वही लड़ाई शुरू हो रही है जो आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने एक पैरेलल अदालत खड़ी कर दी थी सजाद अली शाह साहब के साथ कराची में, जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट बनाए थे, अपने जज लगाने शुरू कर दिए थे। देखिए, अब चीफ जस्टिस उसको रिएक्ट कैसे करते हैं ये तो एक अलग बहस, लेकिन हुकूमत ने तो अपनी इंटेंट बड़ी वाज़ेह कर दी थी जब उन्होंने ये कहा कि किसी को भी उसका बेंच, उसका जज लगाया जा सकता है जो स्पेशल कोर्ट है। आज बल्कि हामिद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 5 सीनियर मोस्ट, हिंदुस्तान में भी यही होता, 5 सीनियर मोस्ट जजेस आईनी बेंच का हिस्सा होता है ऑटोमेटिकली। जो भी 5 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, कोई भी आईनी पिटीशन आएगी उसको 5 सीनियर मोस्ट जजेस सुने। होना पाकिस्तान में भी यही चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम खुद पिक एंड चूज करें कि कौन सा जज उस बेंच पर बैठेगा जिसको हम आईनी बेंच कहते हैं। तो यही तो इख्तियार हुकूमत ने अपने हाथ में लिया 26वीं। अच्छा काशिफ, एक बात बताएं, ये जो आप बात बता रहे थोड़ी सी मतलब अच्छी खासी डिस्टर्बिंग भी है इसमें, इसलिए तरामीम पे कंट्रोवर्सी रही है, तो इस पे जो रिएक्शन आना चाहिए था वो तो मतलब बाकी तो बाद में पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया का अपनी तरफ से, तो जुडिशरी की तरफ से आना चाहिए था। वो रजिस्ट करते इन तरामीम पे कि आप तो पूरा ढांचे हमारा बदल कर रख रहे हैं, फिर अगर आपने पिक एंड चूज करना है, बेंच भी आपने बना के देना है और चीफ जस्टिस साहब ने नहीं बनाना, जो मतलब बात समझ में आ रही है आपकी, तो फिर इसका वो तो फिर अपनी मर्जी का कुछ 3-4 उठा के पार्लियामेंट से उठा के बना लेते, जज बना लेते सर। वो 5 मेंबरान जिनको कमेटी का मेंबर हैं, फिर वही जज बन जाते सर। ये याद रखिएगा कि जुडिशियल कमीशन है, उसके सरबराह चीफ जस्टिस ही हों, लेकिन उसमें अक्सरियत पॉलिटिशियंस की है। वो तो वोटिंग होनी है ना भाई साहब, वो तो वोटिंग होनी है ना, वोटिंग पे फैसला होगा, वोटिंग होनी है। और इस वक्त हुकूमत के पास अक्सरियत है उसमें, क्योंकि लॉ मिनिस्टर भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी होंगे, उसमें टॉप 4-5 जजेस भी हैं, और पार्लियामेंटेरियन भी हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से होंगे, तो हुकूमत के पास अक्सरियत होगी जुडिशियल कमीशन। अच्छा, एक और बात बताएं सर, मैं आपसे ज़्यादा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। आपको याद होगा चीफ जस्टिस ये सजाद अली शाह साहब ने जब फैसला दिया था अल जिहाद ट्रस्ट केस में सीनियरिटी वाला, तो बेनज़ीर भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बड़ा एक तारीखी बयान दिया था। उन्होंने कहा जनाब ये जो फैसला किया है ना ये हमारे चीफ जस्टिस साहब, इन्होंने बेसिकली अपने खिलाफ ही फैसला दिया है कि ये तो जूनियर जज थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने नीचे से उठा के इनको लगाया था। सो वही कुछ हुआ बाद में, 1-2 साल बाद फिर उनके खिलाफ बगावत हो गई थी, एंड ही हैज़ टू गो, वो आपको पता है सारा, इट्स रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो अब जब ये इन तरमीमों के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके, PTI वाले या सलमान अकबर राज साहब, हामिद खान साहब जो भी हैं, तो ये फिर चीफ जस्टिस अब क्या करेंगे? वो तो इन्हीं तरमीम के तहत वो चीफ जस्टिस लगे हैं, इसी वजह से वो बेनिफिशरी हैं इसके। व्हाट विल ही डू देन? वो इनको सब्सक्राइब करेंगे और फिर वो दोबारा उसी पे चले जाएंगे अपनी तीसरी पोजीशन पे, और जिससे मंसूर शाह साहब को चीफ जस्टिस बना देंगे, क्योंकि PTI तो कह रही है कि हम जाएंगे इन तरमीमों के खिलाफ, रोडों पर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे। तो ये क्या सिनेरियो बनता लग रहा है सर आपको? क्या फैसला देंगे वो फिर? तो मेरा नहीं ख्याल को कोई फैसला देंगे। मुझे लगता है कि अगर आप वो जो इजलास था, फुल कोर्ट इजलास हुआ, तो उसमें मंसूर अली शाह साहब भी शरीक हुए, मुनीब अख्तर साहब भी शरीक हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ उसमें ये तमाम जज, किसी को प्रॉब्लम नहीं है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के जज बनने में। अब देखना यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी अपने आप को चलाते हैं, कौन से केसेस उठेंगे, किस तरह ये कंडक्ट करेंगे अपने आप को। अब ये तो वक्त बताएगा, इसका फैसला तो हम नहीं कर सकते। आज पहला दिन था, कल परसों तरसों देखते हैं क्या होगा। नहीं, क्या वो अपने खिलाफ फैसला देंगे? अपने खिलाफ ये फैसला देंगे? नहीं, अगर फैसला अपने खिलाफ देना होता तो बैठ लेते, रिफ्यूज कर लेते, इनकार कर देते, कहते मैं नहीं बनना चाहता। उसमें तो जो एक प्रॉब्लम आ गई है, फॉल्ट आ गया, उसमें तो यही था कि अगर कोई भी जज इनकार करता है तो फिर टॉप 3 में से ही दूसरे जजेस को ये रिक्वेस्ट की ऑफर की जाएगी कि वो चीफ जस्टिस बने। इससे पहले कि वो अगर तीनों इनकार करेंगे तो आप चौथे नंबर पे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, हालांकि दिल बड़ा चाह रहा है, बड़ी आपसे खूबसूरत डिबेट हो रही है कि इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम भी थोड़ा होता है। तो लास्टली बताइएगा, ये जो सलमान अकबर राजा साहब और फैसल चौधरी साहब और फवाद चौधरी साहब के दरमियान एक महाभारत जो लड़ी गई है, जिसकी आज सीज फायर इमरान खान साहब ने कराई है, आपका क्या ख्याल है कितने दिन तक ये रहेगी, इफेक्टिव रहेगी सर, ये बॉर्डर क्लैशेस?
देखिए दो साहब वो अंग्रेजी की मिसाल है ना, when the cat is away the mice shall play। मसला ये तो लीडर अंदर है तो बाहर तो अब कोई किसी को लीडर नहीं मानता। जब कोई किसी को लीडर नहीं मानता तो आपस में जाहिर है वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। फवाद तो इस वक्त पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई दूसरे की अथॉरिटी और लीडरशिप क्वालिटीज को चैलेंज करता। आपने वो शेर अफजल मर्रत का बयान देखे, कभी कोई बोलता है, कभी पीटीआई से कोई बोलता, कभी फवाद है, कभी फैसल है। जब तक एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती तब तक तमाम लीडर एक दूसरे को ना सिर्फ वो जो चैलेंज कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर सवाल उठा रहे होते हैं। ये तो चलता रहेगा जब तक इमरान खान से बाहर नहीं आते। ये अगर किसी का ख्याल है कि कोहेसिव यूनिट बनेगा तहरीक इंसाफ, कोई एक शख्स इस पार्टी को इकट्ठे रखेगा अपने जोर से या अपनी लीडरशिप क्वालिटी से, ऐसा नहीं होगा। ये तो खान साहब आएंगे बाद तभी पार्टी इकट्ठी होगी और लोग खामोश होंगे, वरना ये चलता रहेगा। ये तो अब मेरा ख्याल है जब तक खान साहब बाहर नहीं आते इस तरह का शोर के लिए तैयार रहे, हर वक्त चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच काशिफ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक और स्टोरी पे नज़र डालेंगे, काफ़ी अहम स्टोरी है। बरतानिया में जो वर्क परमिट होल्डर्स तालिब इल्म जो हैं वो यहाँ से जाते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। उनके क्या हालात हैं और क्यों उनको यूके में जो है वो ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर बेडफोर्ड और मेंबर ऑफ द लेबर पार्टी मोहम्मद यासीन साहब जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। यासीन साहब ज़रा बताइएगा कि क्या इस वक्त जो है वो हालात है वहाँ पे, जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, वर्क परमिट होल्डर्स जो होते हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है रिहाइश के हवाले से या अपने ब्रेड एंड बटर के हवाले से, और क्या ये, क्योंकि आप वहाँ पे MP हैं, क्या ये आपके पास आते हैं, आपसे रब्ता करते हैं कि हमारे हालात इस तरह के, थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान से भी और दूसरे मुल्कों से भी लोग हमेशा अच्छे माश की तलाश या अपने तालीम की तलाश में बरतानिया और दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं। तो ये हमेशा होता रहा है, लेकिन वेरी रिसेंटली जो एक हमने लहर देखी कि पाकिस्तान से स्पेशली और दूसरे मुल्कों से भी जो वर्क परमिट पर लोग बरतानिया पहुंचे और वहाँ पर काम की तलाश में पहुंचे। मेरे ख्याल के मुताबिक मैं बड़े दुख से ये बात कहता हूँ कि बेशुमार जो मासूम लोग थे उनको एजेंट्स ने लूटा है, उनको वहाँ पर बेच कर वहाँ पर काम नहीं है और उनको झांसे में लेकर उनसे 80 से 90 लाख रुपए लेकर उनको लेकर गए। और वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो मैंने ये केस खुद देखे कि वहाँ पर उनका काम नहीं होता या कंपनी होती ही नहीं है, तो या पहले ही वो डिसअपीयर हो जाते हैं। वो बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं और उनको रहने के लिए आपको पता है कि वहाँ पर रेंट की काफ़ी हाई हो गए हैं कोविड के बाद और ब्रेक्सिट के बाद। वहाँ पर रहने के लिए और खाने पीने के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। हर एक केस इस तरह का नहीं है, काफ़ी लोग जो जेन्युइन कंपनी से भी गए हैं उनका वो जो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बेशुमार लोग ऐसे हैं जिसका मुझे मिलने का जिनको भी मौका मिला, वो लोग बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास रहने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। तो वो लोग अपनी सब कुछ यहाँ से बेचकर चले गए हैं और कुछ वालिदैन ने भी जो है वो सब जायदाद बेचकर अपने एक बेटी या बेटे पर इन्वेस्टमेंट किया है। अब वो लोग वहाँ पर पैसा कमाने की पोजीशन में नहीं है, उनको काम नहीं मिलता, उनको घंटे नहीं मिलते और वो बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। तो मैं इस प्रोग्राम से के तवज्जुह से ये लोगों से अपील करता हूँ कि जब आपके साथ कोई रब्ता करे या आपको ये ऑफर करे तो प्लीज मेहरबानी करके कंपनीज को चेक करें कि क्या वो उनके पास काम है या नहीं है। पूरी जांच पड़ताल के बाद वहां पर पहुंचे, वरना लोग काफी मुश्किलात का शिकार हो गए। स्टूडेंट्स को दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं, एक तो जो जेन्युइन पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां पर पढ़ते हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जिनका ये ख्याल होता है कि वहां पर स्टूडेंट वीजे पर जाकर काम ढूंढ लेंगे, उनके लिए मुश्किलात हैं। तो मैं ये अर्ज करता हूँ यहाँ की आवाम से, अपने बहनों और भाइयों से कि हमें बड़ा दुख होता है उन लोगों को देखकर जो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं।
तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह अपने प्यारों को ना भेजें, उनको रोकें और इस तरह अपना पैसा जमा पूंजी जो है वो ज़ाया ना करें, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और जो उनको जो स्ट्रेस मिल रही है वहाँ पर मैंने बेशुमार लोगों को देखा जिनको मैं मिला हूँ। खुद मेरी जो मैं खुली कचहरी लगाता हूँ, ओपन ड्रॉप इन सर्जरी, उसमें भी आते हैं और वो काम की तलाश में होते हैं। उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कुछ लोगों के जो वर्क परमिट थे वो कैंसिल हो गए, अब वो उनको कहीं और ढूंढना पड़ेंगे, उनको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी और उसके लिए वो 8 से 10 हज़ार और पाउंड जो मुख्तलिफ एजेंट से वो उनसे मांग रहे हैं। ये काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। बड़ी दुख की बात है कि हमारे बहन और भाई और बच्चे इस मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि हम लोग उन्होंने बिना देखे या जांच किए एजेंट्स के जाल में फंस गए हैं और अब काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। तो यासीन साहब, जो मैं समझ रही हूँ उसमें एक तो वो हैं जिनको प्रॉपर कंपनीज बुलाती हैं और वो चले जाते हैं वर्क परमिट के लिए, लेकिन ये गोस्ट और फेक कंपनीज हैं जो कि बुलाती हैं और ये वीज़ा बेचती हैं बेसिकली, और यहाँ पे लोग ख़रीदते हैं और फिर वहाँ पे वर्क करने जाते हैं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसमें भी दीजिएगा कि ये फिर वहाँ जाके उनको टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं और जॉब भी नहीं होती है, एंड दे हैव टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ आई थिंक 5 to 6 years इससे पहले कि उनको वहाँ की सिटीजनशिप या नेशनैलिटी जो है वो मिल जाए। ये बिल्कुल सही है। ये जो वर्क परमिट होता है ये 5 साल के लिए है और लोगों को उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है, और अगर उनके टैक्स पे नहीं हुए तो उनको उसके बाद वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर काम नहीं होगा तो वो टैक्स तो कैसे पे करेंगे? अगर चंद घंटे उनको मिल गए वो वहाँ पर रेंट कैसे पे करेंगे, या बाकी जो खाने पीने की चीजें वो कैसे खरीदेंगे? तो काफी मुश्किलात हैं लोगों को, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि लोग बिना सोचे समझे वहाँ पर पहुंचे और अब काफी मुश्किलात का शिकार हैं। जी यासीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा इस एक अहम इशू की तरफ हमारी तवज्जो दिलवाई है सर। ये हम समझते थे कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं इस तरह के फ्रॉड्स, इस तरह की 2 नंबरी, इस तरह की कंपनीज़, इस तरह के झूठे वादे, लोगों को लूटना, हम समझते थे शायद हमारी किस्मत में हमारे जैसे मुल्कों में होते हैं। लेकिन ये बात आप बता रहे हैं कि लोगों को बुलाया जाता है, फेक कंपनीज़ होती हैं और उनको फेक वहाँ पर इस तरह की उनको लालच दे के पैसे ले के उन बेचारों को लूट मार करके। तो यूके के तो हम समझते हैं गवर्नेंस सिस्टम या उनकी जो उनके रेगुलेटर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, या हुकूमत जो है, तो हम तो ये यकीन यहाँ कर बैठते हैं और नौजवान और पेरेंट्स भी रखते हैं कि वहाँ पे तो फ्रॉड नहीं होते होंगे, वहाँ तो ऐसी कंपनी को एग्जिस्ट नहीं करने देंगे और इस तरह की तो चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो वहाँ पे यूके हुकूमत क्या कर रही है सर? वो इन चीज़ों को रोकने के लिए, फिर उसके बाद वीज़े भी तो लगते हैं, ये तो वीज़े लेके जाते हैं जिनका बता रहे हैं, तो ये तो फिर उसके बाद तो सारा ही मतलब है ये कंप्रोमाइज्ड है सिस्टम सर। तो देखिए वो कंपनी तो रजिस्टर्ड होती हैं, उसमें फेक वाली बात नहीं होती, लेकिन वो रजिस्टर्ड जरूर होती है। लेकिन वो एजेंट्स को जब बताते हैं कि हमारे पास काम 10 घंटों का है फॉर एग्जांपल, वो अपने क्लाइंट्स को, एजेंट्स जो आगे हैं वो अपने क्लाइंट्स को 40 घंटों का या 30 या 35 घंटों का बताते हैं। लेकिन जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कंपनी तो कहती है हमने तो कभी ऑफर ही नहीं किया आपको 40 घंटे, ये तो थे ही नहीं। तो ये मुश्किलात, इस तरह की मुश्किलात का सामना लोगों को करना वेरीफाई सर, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ यासीन साहब, तो जब ये इनको वीज़ा दिया जा रहा होता है और एक प्रॉपर तरीके से जाते हैं तो उस वक्त ये वीज़ा ऑफिसर जो हैं वो वेरीफाई नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ अगर मैं बैंक स्टेटमेंट देता हूँ या बाकी मैं उसमें जितने पेपर सबमिट कराता हूँ अपने उसके लिए वीज़े के लिए, तो बाकायदा चेक करते हैं। यहाँ तो बैंकों को फ़ोन भी किया जाता है कि बताएं ये फलां बंदे ने बैलेंस शीट दी, ऐसे है कि नहीं है। तो ये वेरीफाई वहाँ पर नहीं करते कि ये कंपनीज ने इतने बंदों को अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वाकई जॉब्स हैं इनके पास या नहीं है, वहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं करते बिफोर इशूइंग द वीज़ा सर। ये बात आपकी सही है कि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ आसानियां की, क्योंकि केयर सेक्टर में हमारी उस मुल्क के काफी वैकेंसीज थी और काफी स्ट्रगल का सामना था, तो काफी चीजें शायद इग्नोर हो गई हैं और मुकम्मल उसकी जांच पड़ताल नहीं हुई, और ये जो एजेंट माफिया उसको काफी फायदा मिला इस बात से। अब ये सूरत हाल बन गई है कि लोग बहुत ज्यादा है और काम की सूरत हाल बहुत ही मुश्किल है। ये जो नई गवर्नमेंट आई है इसके साथ ये मामला उठाया गया और मेरी बात हो रही थी लोकल सतह पर, वो कोशिश करेंगे इन लोगों की मदद की जा सके। लेकिन मदद क्या होगी इसकी इसका कोई पता नहीं है कि क्या मदद वो कर सकेंगे या कर सकेंगे भी नहीं। लेकिन वहाँ की अथॉरिटीज को हमेशा पता है कि वहाँ पे क्या हुआ, ये लोग मासूम लोग हैं जो इस काम में। आपने को पार्लियामेंट में सर, बिकॉज कि आप मेंबर पार्लियामेंट हैं और
रिटर्निंग पार्लियामेंट के मेंबर हैं सर, तो कोई आपने कोई बात की हमारे वहाँ पे जो MPs हैं, स्पेशली एशियन कम्युनिटी से, मुसलमान या दीगर मज़ाहब के जितने भी हैं सारे, कोई इस पे बात की, कोई मोशन पेश की हाउस में सर, कोई वहाँ पे दबाव बढ़ाया हो कि जनाब ये लोग आ रहे हैं, इनका क्या करना है, या इनके साथ ये फ्रॉड्स हो रहे हैं सारे? अब जो इमिग्रेशन है उसको थोड़ा टाइट किया गया है। जो स्पेशली जो लोग वहाँ पर इस तरह के केसेस में वो जा रहे हैं वो बहुत ही कम हो गए। एक तो जो स्पाउस का वीज़ा था वो ख़त्म कर दिया गया है, और पहले तो अगर एक बंदे को वीज़ा मिलता था तो वो पूरी फैमिली लेकर चले जाते थे। अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया। अब सिर्फ वो जो वर्कर है वही जाएगा या जाएगी, इसके अलावा लोग जो फैमिली से वो नहीं पहुंच सकेंगी। मैं आपको बात बताऊं कि ये बेशुमार मेरे जानने वाले लोग जो वहां पर पहुंचे और मुझे वहां पर मिले, वो वापस आ रहे हैं। अच्छा। तो मेरे पास तकरीबन 15 केस ऐसे हैं जो मैं जानता हूँ जिनके या तो वो वापस आ गए या आने वाले हैं, क्योंकि वहां पर रहना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये काफी मसला बना हुआ है। और हमें तो पाकिस्तान वाले यहाँ पे बताया जाता है पाकिस्तान बहुत बुरा है, यहाँ पे रहने के हालात नहीं ठीक नहीं, जो आप बता रहे हैं कि यूके में भी इसी तरह के हालात है सर, तो बेहतर इधर ही रहे हैं सारे लोग जिन्होंने रहना है सर। नहीं, जो लोग वहाँ पे वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इतना पैसा देकर गए हैं, और ये हम समझ रहे हैं वो बेचारे जी। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। क्लास्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वर्क परमिट वीज़ाज़ जो लोग यहाँ से लेकर जाते हैं, ये तादाद रिसेंटली जो है इसमें इजाफा हुआ है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को जो कहते हैं कि अब हम इतने होपलेस हो गए हैं पाकिस्तान के हालात से कि हम अपनी सारी जमा पूंजी सब कुछ बेच के जो है वो ये वीज़ा अफोर्ड कर पाते हैं। इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू अफोर्ड इट, और फिर वहाँ जाके जो हालात उनको फेस करने पड़ते हैं वो तो यासीन साहब ने बता दिया। मैं वहाँ पर भी साफ ज़रा रहा हूँ, पढ़ा भी हूँ, मैंने काम भी किया है, रिपोर्टिंग भी किया वहाँ से 2 साल। बेनज़ीर भुट्टो साहब जब नवाज शरीफ साहब थे 2006, 7, 8 में, मैं बड़ा करीब से देखा है लंदन को। वहाँ पे जब आप रहते हैं तो साफ ज़ाहिर है आपको चीज़ें होती हैं। जो प्रोपेगेंडा किया गया ना इस मुल्क के खिलाफ, किसी वक्त इस पर तफसील से बात करेंगे। पिछले 2 सालों में जो यूथ को, नौजवानों को, लोगों को मायूस किया गया कि पता नहीं ये मुल्क खुदा ना खासा आसमान गिरने वाला है, तबाही बर्बादी, निकलो भागो। अभी सुन लिया ना आपने, मतलब यूके से ज़्यादा तो कोई एडवांस मुल्क नहीं होगा ना, यूरोप में बैठे हुए ना, वहाँ भी नौकरियाँ नहीं है, वहाँ भी क्राइसिस हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। सो जो लोग यहाँ पे हमें सुनाते हैं ना कि ये मुल्क, उसके बाद ही लोगों के अंदर ये आनी शुरू हो गई, ये मुल्क गिरने वाला है, आज गिरा कल गिरा। सोशल मीडिया ने बैठ के प्रोपेगेंडे किए हैं ना इस मुल्क के खिलाफ। मतलब मसाइल किस मुल्क में नहीं है? अब रशिया में देख रहे हैं, यूक्रेन में नहीं है, गजा में नहीं है, मिडल ईस्ट में नहीं है, चाइना वर्सेस अमेरिका नहीं है, ये ताइवान में नहीं है, या आप उसको अमेरिका में अभी कमला हैरिस और उनका ट्रंप का जो मैच चल रहा है, जो गुफ्तगू बिल्ली कुत्तों तक पहुँच गए कि बिल्ली कुत्ते खा रहे हैं लोग वहाँ पे। तो किस मुल्क में इशू नहीं है? यूके में खुद देख रहे हैं राइट्स हुए हैं, इमिग्रेशन के हुए हैं। फिर आपके पास उसमें यूरोप में देखें कि एंटी आपके इमिग्रेंट जो वहाँ पे एक सेंटीमेंट्स आ रहे हैं। सो लोगों के हर मुल्क में प्रॉब्लम है, इंडिया में भी है, उनके नेचर डिफरेंट है। आप अपने मुल्क के पीछे लग गए हैं कि अब नौजवानों भागो। अब नौजवान भाग के बेचारे 80 लाख 1 करोड़ रुपया दे के जो गए हैं जदादें बेच के, अभी उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं बताई यासीन साहब ने, जो मुझे इन्होंने बताई थी। वो टीवी को रख के बड़ी खतरनाक बातें उन्होंने बताई है मुझे। अब मैं टीवी पे बता नहीं सकता। हमारे पास टाइम होता तो हम मजीद डिस्कस करते इस इशू को। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।